Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board like Rajasthan, Bihar, UP, MP और Delhi board के fully organized courses with daily practice paper and हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? क्या होती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने जो हमारा चैप्टर था बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन थी कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो पीपल जो है, जो रूलर है दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है वो रूलर कौन है, ठीक है? हु आर द रूलर जिनकी बात की जा रही है, हु आर द पीपल जो उनको चूज कर रहे हैं, किस तरीके के व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन की वो लोग बात कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे। तो वो हम समझेंगे इस फीचर्स के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो पहला फीचर जो है हमारी डेमोक्रेसी का वो है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पहला फीचर क्या है कि जो मेजर डिसीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो सब जो है जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है वो लोग हैं लेंगे, राइट? तो मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर, जिन लीडर्स को लोगों ने इलेक्ट किया है, हम लोगों ने इलेक्ट किया है, वो ही जाके जो है पॉलिसी फॉर्म करेंगे, वो ही बड़े बड़े डिसीजन लेंगे कंट्री के लिए। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, राइट? अब देखिए एक एग्जाम्पल है पाकिस्तान को लेके। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कू। देखिए ये कूप नहीं है, कू है, ठीक है? तो देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ कि वहां के एक मिलिट्री जनरल, मींस जनरल लगा है तो मतलब मिलिट्री के हेड थे, क्या नाम था उनका? परवेज मुशर्रफ। स्टोरी लाइन की तरह सुनेंगे। उन्होंने एक मिलिट्री कू किया, मतलब मिलिट्री की मदद से, ठीक है, इन अक्टूबर 1999, ठीक है, अक्टूबर 1999 में इन्होंने मिलिट्री की मदद से एक मिलिट्री कू किया, मतलब मिलिट्री की मदद से जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे अटैक किया। फिर ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए मिलिट्री के हेड थे तो अपनी मिलिट्री की हेल्प से इन्होंने वहां पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसको लोगों ने चूज किया था उसको ओवरथ्रू कर दिया, साइड कर दिया, फेंक दिया। मतलब मिलिट्री की हेल्प से इन्होंने डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको साइड कर दिया। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, राइट, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, राइट? इन्होंने अपने आप को मिलिट्री जो इनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको साइड हटा के अपने आप को उस कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया, राइट? अभी तक हमने क्या देखा कि पाकिस्तान के अक्टूबर 1999 की बात कर रहे हैं, राइट? वहां पे थे जनरल परवेज मुशर्रफ, राइट? और उन्होंने क्या किया, ये मिलिट्री के हेड हैं, राइट? इन्होंने जो वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसको लोगों ने चुना था उसको साइड कर दिया मिलिट्री कू की हेल्प से, मतलब मिलिट्री के अटैक किया उन्होंने पे और उसको जो है ओवरथ्रू कर दिया, तख्ता पलट दिया वहां पे, राइट? अब वहां पे आ गया ये मिलिट्री रूल। अब इन्होंने क्या किया और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव, राइट? डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद को जो है डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव कि भाई मैं देश का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, अब मैं ही करता धरता हूं, राइट? चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ये तो कर दिया, बाद में क्या किया, लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन। अब अपनी डेजिग्नेशन भी बदल दी, अब मैं प्रेसिडेंट हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव से अब क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए,
तो हमने देखा, ठीक है, कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अक्टूबर 99 में मिलिट्री कू की हेल्प से वहां पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट की थी उसको ओवरथ्रू कर दिया। फिर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव और बाद में अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर दी और अपने आप को डिक्लेयर किया वहां का प्रेसिडेंट। अब इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन जो है, पॉलिटिकल क्वेश्चन, जिसपे येस और नो में एक वोट होता है, राइट, एक वोट होता है, सिंगल वोट से जो है डिसीजन लिया जाता है किसी भी बात पर, ठीक है, कोई सिंगल बात होती है उससे डिसीजन लिया जाता है। इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम हुआ इन द कंट्री में एक रेफरेंडम करवाया उन्होंने, और वो रेफरेंडम किसके लिए था, ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। मतलब उन्होंने लोगों से पूछा, एक रेफरेंडम करवाया गया और लोगों से क्या पूछा गया उस रेफरेंडम में, उनको वोट करना था, क्या मुझे 5 साल के लिए आप लोग अपना प्रेसिडेंट मानते हैं, क्या मैं आगे आपके लिए काम कर सकता हूँ, मतलब ये खुद से रेफरेंडम करवाया, ये चीज़ पूछा गया। अब मिलिट्री का रूल चल रहा है वहाँ पे, सारी चीज़ें उनके ही फेवर में थी और उन्होंने अपने आप को उससे 5 ईयर का और एक्सटेंशन दे दिया। क्या किया उस रेफरेंडम से, 5 इयर्स का एक्सटेंशन खुद को दे दिया, 5 साल और प्रेसिडेंट हूं भाई मैं आपका। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आपने बोला, रेफरेंडम में रिजल्ट क्या आया कि हाँ भाई 5 साल और ये हमारे प्रेसिडेंट है। जो इंसान सही से काम नहीं कर रहा था वो 5 इयर्स के लिए लोग क्या उसको एक्सटेंशन देंगे, जो जिसने उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हटा दी, क्या वो उनको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि मीडिया जो थे, जितने भी वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट वाले ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, डेमोक्रेसी वाले थे, डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट थे, सब ने बोला यहाँ पे माल प्रैक्टिस हुआ है, मतलब फ्रॉड हुआ है, हो ही नहीं सकता कि लोगों ने उनको 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया हो, 5 साल उनके और बढ़ाए हो। लेकिन भाई वो कहाँ सुनने वाले थे। फिर अगस्त 2002 में उन्होंने एक और चीज़ की, उन्होंने एक लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर रिलीज किया जिसने जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन होती है रूल बुक। क्या होता है आपका रूल बुक, धीरे धीरे ये पूरा समझ आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखिए जैसे जैसे स्टोरी लाइन कंप्लीट होती जाएगी मैं दोबारा से आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला जिसने जो है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, मतलब उसमें चेंजेस लाए। और चेंज क्या था, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ वहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे, परवेज मुशर्रफ थे, जबरदस्ती के बने हुए प्रेसिडेंट थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर जो प्रेसिडेंट है कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, जिसको लोगों ने चुना हुआ है, जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो चूज की गई है लोगों के द्वारा, और प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको जो है वो कभी भी डिसमिस कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये उन्होंने एक रूल निकाला, मतलब हद है, राइट, तानाशाही की। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट मतलब जो लोगों द्वारा चुनी हुई कैबिनेट है उसको भी अब सुपरवाइज किया जा रहा था। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिस कैबिनेट सिविलियन कैबिनेट जो थी, जिसको किसने चूज किया था, लोगों के चुने हुए जो कुछ लोग रह गए थे उनको भी अब कौन चूज, मतलब उनकी भी वो कब डिसीजन लेंगे, किसकी देखरेख में डिसीजन लेंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि जिसमें सारे कौन है, मिलिट्री ऑफिशियल है, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिशियल्स, राइट। तो वो लोग कैसे खुल के डिसीजन ले पाएगी, वो कैबिनेट जो है, वो सिविलियन कैबिनेट जो है, जिसको लोगों द्वारा चुनी हुई जो कैबिनेट है, वो डिसीजन कैसे लेगी खुल के, क्योंकि उसको तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाले सुपरवाइज कर रहे हैं और उसमें तो सारे डोमिनेटेड कौन है, मिलिट्री ऑफिसर्स है, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शंस हुए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, जिनको चुना गया उनके पास कुछ पावर्स थी। द फाइनल पावर,
कुछ पावर्स थी, लेकिन फाइनल पावर और डिसीजन जो थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी, स्पेशली जनरल मुशर्रफ के पास, राइट। Thus पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। उस टाइम पीरियड पे जो पाकिस्तान में हुआ जनरल मुशर्रफ के अंडर, उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। वहां पूरे तरीके से क्या चल रहा है, मिलिट्री रूल चल रहा है। अब इसको दोबारा से समझते हैं। क्या हुआ, अक्टूबर 1999 में एक पर्सन थे जनरल परवेज मुशर्रफ। अब जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने मिलिट्री कू किया। मिलिट्री कू का मतलब मिलिट्री की मदद से जो है ये कूप नहीं होता है, कू। तो इन्होंने एक जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया, मतलब वहां पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रू कर दिया, तख्ता पलट दिया। वहां पे सेना ने वहां पर कब्जा कर लिया, ठीक है। मिलिट्री की मदद से जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जिसको लोगों ने चूज किया था, उसको साइड कर दिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, खुद को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद इन्होंने डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव। भाई मैं देश का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और उसके ही थोड़े बाद अपने आप को एक और डेजिग्नेशन दे दी, मैं प्रेसिडेंट हूं आपका, खुद से ही, ठीक है। खुद को डिक्लेयर किया प्रेसिडेंट, मतलब अपने आप को एक डेजिग्नेशन दे दी। डिक्लेयर भी नहीं बोलेंगे, उन्होंने अपने आप को एक डेजिग्नेशन दे दी, और वो डेजिग्नेशन थी कि भाई अब मैं आपका प्रेसिडेंट हूं, ठीक है। खुद से ही चल रहा है सबको। डेजिग्नेशन दी, क्या डेजिग्नेशन दी, मैं आपका प्रेसिडेंट हूं, ठीक है। फिर इन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम किया, मतलब एक सिंगल वोट लिया लोगों से, और अपने आप को 5 इयर्स का एक्सटेंशन दे दिया। क्या किया इन्होंने, फाइव ईयर्स का एक्सटेंशन दे दिया खुद को एज अ प्रेसिडेंट। बहुत सही जा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, सही जा रहे हैं? तो 5 इयर्स का एक्सटेंशन दे दिया अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट। कैसे? रेफरेंडम के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने एक लीगल, अगस्त में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो निकाला, जिसने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। इन्होंने फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला, जिसने जो है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। क्या ऑर्डर था वो, क्या ऑर्डर था, ये कहा, क्या अमेंड किया, क्या चेंजेस लेके आए कि वहां पे जो नेशनल असेंबली है और प्रोविंशियल लेवल पे जो असेंबली है उसको वो कभी भी भंग कर सकते हैं।
कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर हम लोग उसके बाद देखें क्या हुआ इसके, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, वेरी स्मार्ट गाय, ठीक है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। जिसमें सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे और सिविल कैबिनेट, जो लोगों द्वारा चुनी हुई कैबिनेट है, उनको कोई भी डिसीजन लेना है तो ये लोग उस पर नजर रखेंगे। मीन्स फाइनल डिसीजन जो है वो उनके हाथ में नहीं है। हमने अभी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का पहला फीचर हम पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी का पहला फीचर ये है कि वहां पे जो भी लोग इलेक्ट किए गए हैं बाय द पीपल वही डिसीजन मेकिंग में आते हैं, राइट। ये पहला फीचर है। पर यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसको ध्यान से समझे। अक्टूबर 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो हेड थे वहाँ की मिलिट्री के, उन्होंने एक मिलिट्री कू किया और वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया और वहाँ पे मिलिट्री रूल ले आए, तख्ता पलट दिया वहाँ पे। फिर इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर्ड कर दिया एज चीफ एग्जीक्यूटिव, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। फिर अपने आप को एक डेजिग्नेशन भी दे दी, एक पोस्ट भी दे दी, भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, राइट। उसके बाद इन्होंने अपने आप को 5 ईयर का एक्सटेंशन भी दे दिया, एक रेफरेंडम करवाया और उससे क्या है, लोगों से एक डिसाइसिव वोट करवाया और उस रेफरेंडम में क्या हुआ, अपने आप को 5 ईयर्स का एक्सटेंशन भी दे दिया, भाई 5 साल के लिए मैं ही आपका प्रेसिडेंट हूँ। जब उन्होंने ये किया 1999 के बाद 2002 में ये रेफरेंडम हुआ, 3 साल बाद, ठीक है, 5 साल का और एक्सटेंशन खुद को दे दिया, ठीक है, कि भाई आप लोगों ने ही तो मुझे चूज किया। लेकिन सबको पता था ये फ्रॉड हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो लोगों ने उनको ये इस तरीके से वोट दिया कि भाई आप 5 साल का और एक्सटेंशन ले लो। जितने भी हमारे जो मीडिया था, मीडिया को तो काम ही होता है ना अवेयरनेस फैलाना, तो मीडिया जितना भी था, ठीक है, जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, सबने जो है इसको बोला कि भाई फ्रॉड हुआ है पाकिस्तान में, बिल्कुल भी जो वहां पे चल रहा है बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, राइट। 2002 में इन्होंने जो रेफरेंडम किया उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को 5 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया एज अ प्रेसिडेंट, राइट। फिर इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है निकाला, जिससे जो है अगस्त में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और उसमें क्या था कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो है उसको कभी भी ये डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सिविल कैबिनेट पे जो है नजर रखती थी। इन द सेंस इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी थे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, तो अगर सिविल कैबिनेट को कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो किसकी मतलब उसको देख रेख में लेते थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको लोगों ने नहीं चुना है, ठीक है, जो मिलिट्री ऑफिशियल से भरी हुई है, लोगों को तो सिविल कैबिनेट को चुना है, तो वो तो डिसीजन ले ही नहीं सकती थी। और हम बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन कौन लेता है, जिसको जो है हम लोग इलेक्ट करते हैं, राइट। चलिए यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अब क्या हुआ, आफ्टर जब ये लॉ वगैरह सब पास हुए, वहां पे इलेक्शन हुए नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स थी उनके पास, लेकिन मेन पावर किसके पास है, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है बिल्कुल भी। दस पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। उस टाइम पीरियड पे जब वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पीरियड में था, हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो डिसीजन ले रहे हैं वो जनरल मुशर्रफ ले रहे हैं, वो लोग नहीं रह रहे हैं जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया, मीन्स वहां के लोगों ने इलेक्ट किया है, राइट। अब देखिए, कैन वी से दैट वी द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या आपको लगता है उस टाइम पीरियड में वो जो रूलर्स हैं उनको इलेक्ट किया गया है बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट। देखो, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली में
बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स, वो रियली रूलर्स नहीं है वहां के, ठीक है। दे कांट टेक द फाइनल डिसीजन, वो इलेक्ट तो हुए, नेशनल असेंबली में इलेक्ट तो किए गए, इलेक्शंस हुए, इलेक्ट होकर आए भी नेशनल असेंबली में। हमने देखा ना कि बाद में जब इलेक्शन हुए तो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में जो है लोग इलेक्ट होकर आए, लेकिन हम नहीं कह सकते कि वहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो जो इलेक्ट होकर आए रिप्रेजेंटेटिव वो तो फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। जिनको हमने चुना है, वहाँ के लोगों ने चुना, वो तो फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। फाइनल डिसीजन कौन ले रहे? जनरल मुशर्रफ ले रहे हैं। तो किस तरीके की डेमोक्रेसी, राइट? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, राइट? दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। ऐसा कहाँ पे होता है? जहाँ पे डिक्टेटरशिप्स होती है, मोनार्की होती है, वहाँ पे ऐसा होता है कि फाइनल डिसीजन लोगों के हाथ में नहीं होता है, राइट? द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स, ठीक है। पावर किसके पास है फाइनल डिसीजन लेने की? जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जनरल मुशर्रफ and none of the people representative were elected by the people, right? तो सारी फाइनल पावर जो है मेजर डिसीजन लेने की वो किसके पास है? जनरल मुशर्रफ के पास, राइट? अब इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या होता है? द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, राइट? कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जो रियल पावर होती है वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में होती है, नॉट विद द, जिनको हम लोगों ने, मतलब लोगों ने इलेक्ट किया, उनके पास नहीं होती। और इसको हम पीपल का रूल नहीं बोलेंगे। पीपल का रूल वही होगा जिनको पीपल जो है इलेक्ट करेंगे, और उन्हीं लोगों के हाथ में पावर होगी। किसके हाथ में? जिनको पावर किसके हाथ में है? जिसको पीपल ने इलेक्ट किया है, किसी एक्सटर्नल के हाथ में नहीं होगी। राइट? किसी एक्सटर्नल के हाथ में नहीं होगी, उन्हीं के हाथ में होगी जिनको पीपल ने इलेक्ट किया है, राइट? अगर हम देखें तो फीचर 1 क्या आया हमारे पास? इन अ डेमोक्रेसी the final decision making power must rest with those elected by the people। डेमोक्रेसी में क्या होता है? फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो उनके पास होती है जिनको किसने चूज किया? पीपल ने। लेकिन अगर हम मुशर्रफ वाले केस में देखें, जनरल मुशर्रफ के, तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में जो फाइनल डिसीजन है वो मिलिट्री ऑफिशियल्स ले रहे हैं, या फिर कौन ले रहे हैं? जनरल मुशर्रफ खुद ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो है उस टाइम पीरियड में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन डेमोक्रेसी का एक सही मतलब क्या है? पहली विशेषता, पहला फीचर जो हमारी डेमोक्रेसी का ये है कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो वही लेंगे जिनको हम लोगों ने, मतलब लोगों ने इलेक्ट किया है। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया। तो पहला फीचर क्लियर हो गया कि फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया है, राइट? नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट सेकेंड फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मतलब जो भी गवर्नमेंट में चूज होके आए, चुन के आए, वो सही तरीके से आने चाहिए, राइट? इसको हम समझेंगे। हमने एक पड़ोसी देश की बात कर ली, किसकी? पाकिस्तान की। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे दूसरे पड़ोसी देश चाइना से, राइट? तो हमारा है, हम देख रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। ये दूसरा फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का। अगर हम बात करें चाइना की, अब किस केस की बात करें? केस ऑफ चाइना से समझेंगे हम लोग इस बात को, राइट? इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, राइट? फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री की पार्लियामेंट में, जैसे हमारी कंट्री में भी होते हैं, लोकसभा में जाने के लिए, पार्लियामेंट में जाने के लिए जो है हर 5 साल में इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं। इसी तरीके से हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं चाइना में। वहाँ की पार्लियामेंट के लिए जो है कोंको रेनमिन
द्योबे दोही, अगर ये नहीं भी प्रोनाउंस कर पाएंगे तो आप याद रखेंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पीपल्स पार्लियामेंट जो है, उसके लिए जो है हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। चलिए ठीक है, ये तो हमारे यहाँ भी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब वहाँ पे जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट में जो चूज होके जाएंगे वो ही किसको अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो लोग पार्लियामेंट में चुन के गए हैं लोगों के द्वारा, वो ही क्या इलेक्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, राइट। तो वो भी वही अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, कितने मेंबर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3000 मेंबर्स है, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना, और पूरे चाइना से इलेक्ट होके आते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ मेंबर जो होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं बाय द आर्मी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है और सब अच्छा लग रहा है। हमने देखा जो चाइना की पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके लिए हर 5 इयर्स में इलेक्शंस होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3000 जो लोग हैं, नियरली 3000 मेंबर जो है वो इलेक्ट होके जाते हैं, कहाँ पे, ऑल ओवर द चाइना से उस पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वहाँ पे जो लोग मतलब जाते हैं, इलेक्ट होके जाते हैं, वही किसको चूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को चूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन को लड़ने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। देखो वहाँ पे ना एक मेन पार्टी है, वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है, उससे अप्रूवल लोगे तभी इलेक्शन कंटेस्ट कर पाओगे, मतलब तभी इलेक्शन लड़ पाओगे, और वो पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या आपको लगता है ये डेमोक्रेटिक है? सिर्फ एक ही पार्टी है, सिर्फ एक ही पार्टी, और 8 छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो भी अलाइड है, मतलब वो भी जुड़ी हुई है किससे, कम्युनिस्ट पार्टी से भी। लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा, जब लोगों के पास ऑप्शन होगा सही मायने में, ठीक है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन को लड़ने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर है किसके, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के और 8 स्मॉलर पार्टीज के, वो ही वर अलाउड, ठीक है, टू कंटेस्ट द इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 3, ठीक है, वो ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को, राइट। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कौन फॉर्म करेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। आपको क्या लगता है ये सही है? सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका अप्रूवल मिलेगा तभी आप जो है इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, और वहीं से आप पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन अप्रूवल सिर्फ उसी पार्टी से होगा, और या वो जो 6-8 छोटी छोटी पार्टीज है। तो आपको क्या लगता है ये सही है, सही मायने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ पे हमने क्या समझा कि हर 5 इयर्स में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल हमारी देश की तरह 5 साल में, कुछ देशों में 4 साल में होते हैं, कुछ देशों में होता है 6 साल में होते हैं, पर यहाँ पे जो है चाइना जो है वहाँ की जो कांग्रेस है, मीन्स पार्लियामेंट है जिसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस जो है, उसके लिए हर 5 इयर्स में इलेक्शन होते हैं। लेकिन जिसको भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, लड़ना है, तो उसको जो है अप्रूवल चाहिए एक पार्टी का, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये फेयर है? जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो कहां से फेयर होगा, राइट। चलिए अब इसकी बात तो हो गई पड़ोसी देश की, अब एक और एग्जांपल देते हैं इसका, और वो है मैक्सिको का, राइट। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, केस ऑफ मैक्सिको। अब मैक्सिको का केस देखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे दोनों केसेस को। देखिए, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, इंडिपेंडेंस कब हुआ था यहाँ पे, 1930, 1930 में, बहुत पहले आज़ाद हो गए थे। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। जैसे मैंने बताया ना, हर कंट्री में टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, हमारे यहाँ 5 इयर्स में होता है, राइट। हमने चाइना में देखा 5 इयर्स में, पर यहाँ पर मैक्सिको में हर 6 ईयर में जो है आपके इलेक्शन हो रहे थे टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। चलिए ठीक है,
द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। और क्या चाहिए भाई, ना कभी मिलिट्री रूल के अंडर है ना डिक्टेटर्स रूल के अंडर है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टिल 2000, 70 सालों तक, 1930 से 2000, एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, हर बार इन 70 सालों में एक ही पार्टी जीत रही है, एक ही पार्टी जीत रही है, वो है PRI पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वही हर साल जो है इलेक्शन, मतलब 70 सालों में क्या वो पार्टी इतना अच्छा काम कर रही थी कि मतलब वो हो सकता है, आप बोल भी सकते हो कि मैम इसमें क्या गलत है, मान लो कि वो पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही हो तो लोग उसको वोट दे रहे होंगे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सब अच्छा लग रहा है, ठीक है, और अच्छे से शायद उसने काम किया भी होगा, इसीलिए सिर्फ उसी पार्टी को क्या दिए जाते हैं, वोट दिए जाते होंगे। ठीक है, अभी तक तो यही स्टोरी लग रही है। अपोजिशन, क्या अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। देखिए अपोजिशन पार्टीज भी हैं, वो भी लड़ती हैं पर कभी नहीं जीत पाती। क्या कभी उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी, एक बिग क्वेश्चन है। मतलब इतनी अच्छी पार्टी, हो सकता है, चांसेस है कि वो बहुत अच्छी पार्टी हो, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से, क्या कोई अपोजिट पार्टी उससे स्ट्रांग नहीं आई कभी भी, तो हर बार जो है वही पार्टी जीत रही है। गलत तो इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 70 सालों चाहे 80 सालों 100 साल भी रूल कर सकती है अगर वो अच्छे से काम कर रही होगी, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने मैक्सिको के केस में क्या समझा स्टूडेंट्स कि इंडिपेंडेंस कब, 1930 में वो इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद से लेके 70 सालों तक, 2000 तक सिर्फ एक ही पार्टी वहां पे जीत रही है, वो है PRI। कोई भी अपोजिशन पार्टी इसके आगे जो है वो जीत नहीं पा रही है। ठीक है, और इनके इलेक्शन होते हैं हर 6 ईयर्स में। चलिए जी, ओके, ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। The PRI was known to use many dirty tricks। अब देखिए प्रॉब्लम विद मेक्सिको, अभी तक हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ भाई वो एक पार्टी है, अच्छे से काम कर रही होगी, क्या गलत है इसमें, राइट, डिक्टेटर्स भी नहीं है, मिलिट्री रूल भी नहीं है, अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। वहाँ पे PRI जो है लोगों का माइंड वॉश करती है, ब्रेन वॉश करती है, डर्टी ट्रिक्स चलाती है, राइट। अगर हमने बोला ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसी भी तरीके का घपला नहीं होना चाहिए, सही तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। तो आप देखते हैं क्या चल रहा है भाई, 70 साल से एक ही पार्टी क्यों जीत रही है। द PRI वॉज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। ठीक है, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शंस में। क्या क्या कर रही है वो वहां पे, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। सब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते लोग हैं, उनको जरूरी है कि वो उस पार्टी की मीटिंग अटेंड करें। PRI पार्टी की मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं, उनको ज़रूरी है कि उनको अटेंड करनी है पार्टी मीटिंग। ओके, नेक्स्ट, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल के, यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। देखो जबरदस्ती की वोटिंग चल रही है। क्या आपको लगता है जबरदस्ती की वोटिंग से जीतना सही है? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनका ये काम है, शुक्र है वहाँ अगर ऑनलाइन क्लास होगी तो वो ऑनलाइन क्लासेस के टीचर्स को भी बोलेंगे कि भाई बोलो, अपील करो बच्चों से कि अपने पेरेंट्स को बोले कि हमें वोट करें, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। तो टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको बोला जाता है, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है या किसी भी तरीके से पेरेंट्स को ये मैसेज दिया जाए कि वोट करना है किसको, PRI को। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया को भी बिल्कुल कब्जे में कर रखा है। मीडिया क्या करती है, जो भी अपोजिट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कितना अच्छा भी काम कर रहा हो, उनकी एक्टिविटीज को कवर नहीं किया जाता। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, क्रिटिसाइज करते हैं, अरे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, राइट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी अच्छी है। कौन सी पार्टी अच्छी है? PRI। मतलब वो सिर्फ जो भी काम कर रही है किसके लिए कर रही है? PRI के लिए ही कर रही है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, और एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। सिर्फ और सिर्फ उनको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है मीडिया, और कुछ नहीं कर रहा है। ओके, समटाइम द पोलिंग बूथ्स,
पोलिंग बूथ्स क्या होते हैं? जहाँ पे जब हम जाते हैं वोट अपना कास्ट करते हैं, जहाँ पर जाके हम अपना वोट देते हैं, उन्हें पोलिंग बूथ्स बोलते हैं। तो पोलिंग बूथ्स की अगर हम बात करें, वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट पे जो है पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि लोगों को, उनको अगर लगता है कि यहाँ का लीडर जीतने वाला है, यहाँ के लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, तो लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को ही चेंज कर देते हैं। अब लोग तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, राइट। द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है कास्ट देयर वोट, अपना वोट करने में। और आपको पता है ना एक कंट्री के लिए वोट की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हमने देखा, हम देख रहे हैं प्रॉब्लम विद मैक्सिको। मैक्सिमम हमारे जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, और हम बात करें प्रॉब्लम विद मैक्सिको की। हमने क्या देखा, अभी तक सब अच्छा लग रहा था, 1930 में जो है मैक्सिको इंडिपेंडेंट हो गया था। इंडिपेंडेंस के बाद से ही मैक्सिको में 70 साल तक एक ही पार्टी आती रही, कौन सी? PRI पार्टी, राइट। PRI पार्टी ही जीतती रही। तो हमारे मन में क्वेश्चन था, अच्छी पार्टी होगी भाई, अच्छे से काम कर रही होगी, इसीलिए हर बार जीत रही है। पर ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, वो डर्टी ट्रिक्स यूज कर रहे थे, मतलब हम ही आएंगे और कोई अपोजिट, क्या कोई अपोजिट ग्रुप इतना स्ट्रांग नहीं था? बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने उनको आने ही नहीं दिया। क्या क्या कर रहे थे वो? मैनी डर्टी ट्रिक्स जो है वो लोग यूज कर रहे थे, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको जो है गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते थे, उनको जरूरी था पार्टी की मीटिंग अटेंड करना, राइट। उसके बाद जितने भी टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल में, उनके लिए जरूरी था वोट करना है, उनको बोलना है पेरेंट्स को कि भाई अपने मम्मी पापा को बोलो, या बच्चों पेरेंट्स को डायरेक्ट बोलते थे, PTM में बोल देंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि भाई वोट करना है किसको? PRI को, राइट। फिर जितनी भी मीडिया कवर करता था, मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज कवर करता था किसकी? सिर्फ और सिर्फ PRI की, और जो अपोजिशन पार्टीज होती थी उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। और साथ में लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को ही चेंज कर देते हैं, राइट। अब देखो, दो कंट्रीज थी, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल के लिए हमने देखा दोनों जगह पे सही तरीका नहीं हुआ। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों कंट्रीज में। सबसे पहले आता है चाइना, ठीक है। द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल ओनली सीरियस चॉइस। क्या आपको लगता है लोगों को कोई सीरियस चॉइस वहां पे मिल रही है? सीरियस चॉइस का मतलब क्या है? क्या लोगों को, और जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पार्टी है, अगर एक पार्टी अच्छे से काम नहीं करेगी तो हम दूसरी को वोट देंगे, दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी को देंगे, मतलब वी हैव चॉइस, बहुत सारी चॉइस है। हम मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, लेकिन यहाँ है वन पार्टी सिस्टम, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई भी सीरियस चॉइस नहीं है। द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल ओनली सीरियस चॉइस, क्योंकि हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही सिर्फ इलेक्ट होके आती है, राइट। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। तो रूलिंग पार्टी कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी, और वो जिन कैंडिडेट को अप्रूव करेगी वही जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, राइट। उसके बाद मैक्सिको का केस हमने देखा। मैक्सिको में हमने क्या देखा? पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। दिखने में क्या लग रहा है भाई, सब कुछ सही चल रहा है मैक्सिको में, लोगों के पास चॉइस भी है, लेकिन वहां पे कोई चॉइस है ही नहीं। वो दिखने में लग रहा है सब सही जा रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, टाइम टू टाइम हो रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टी चूज हो रही है, ठीक है। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि उसको हराया जा सके, क्योंकि उसने ऑप्शन छोड़े ही नहीं है। वो सारे इस तरीके के काम करती है कि डर्टी ट्रिक्स प्ले करती है कि जिससे कि हमेशा वही पार्टी जीतेगी, वो दूसरे को आने ही नहीं देते हैं। वो PRI पार्टी दूसरी किसी पार्टी को आने ही नहीं देती है। मीडिया उनके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को वो कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज में जो काम करते हैं उन लोगों को भी वो कंट्रोल करते हैं, राइट। अगर हम देखें तो हमने देखा फीचर 2। पहला फीचर क्या था कि मेजर डिसीजन जो है कंट्री में वो वही लोग लेंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल, पहला। दूसरा हमने देखा कि डेमोक्रेसी तब होती है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सही तरीके से इलेक्शन हो। चाइना का केस हो, मैक्सिको का केस हो, क्या आपको लगता है इज दैट अ डेमोक्रेटिक केस? बिल्कुल भी नहीं, वो अनडेमोक्रेटिक है, राइट।
A democracy must be based on free and fair election, where those currently in power have a fair chance of losing. भाई हार भी सकते हैं अगर सही से काम नहीं किया. डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज है, राइट, कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे, मान लीजिए हमारे देश में एक पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम दूसरी को ले आएंगे और क्या पता अच्छे से कोई काम करेगी तो वो आगे तक चलेगी, राइट. होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट. ये जरूरी नहीं है इलेक्शन हो. अब देखो मैक्सिको में भी तो इलेक्शन होते हैं, मैक्सिको में भी इलेक्शन होते हैं, चाइना में भी इलेक्शन, मैक्सिको में हर 6 ईयर्स में इलेक्शन हो रहे हैं, चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं. इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं है, इलेक्शन में फेयर चॉइसेस लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है. द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस. लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स, राइट, चाहे वो पार्टीज हो, किसी भी तरीके से मेंबर्स का केस हो, मतलब पार्टीज, अगर बहुत सारी पार्टीज हो तो लोगों को एक फेयर चॉइस जो है वो मिलेगी. इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश सो. अगर हमें लगा उस पार्टी ने अच्छे से काम नहीं किया, जो रूलर है वहाँ पे, जो रूलिंग पार्टी है अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास एक फेयर चॉइस होनी चाहिए उनको हटाने के लिए, राइट. ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही पार्टी जीतती रहे, वही अच्छे से काम कर रही है, क्या पता कर भी सकती है, हमारे पास चॉइसेस है. पर वो जो फॉल्स, जैसे डर्टी ट्रिक्स प्ले करना और इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है, उसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं बोलेंगे. तो हमने 2 फीचर्स देख लिए हैं. पहला है मेजर डिसीजन लेते हैं वो लोग जिन्हें इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, राइट. सेकेंड हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है हमारा 1 person 1 vote 1 value. 1 person 1 vote 1 value. देखिए हमें पता है कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए. पहले ना दुनिया के ज्यादातर जो अगर हमारे कंट्रीज है वहां पे थी मोनार्की, ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में क्या थी, मोनार्की. और मोनार्की क्या होता है आपका, किंग्स रूल. पहले राजा महाराजाओं का ही रूल होता था सारी जगहों पर, ठीक है. और हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा किस चीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए. डेमोक्रेसी के लिए ही करना पड़ा, साथ में एक और स्ट्रगल करना पड़ा अपने वोटिंग राइट्स के लिए. डेमोक्रेसी मिलते ही ऐसा नहीं था कि सबको वोटिंग राइट्स मिल गए, वोटिंग राइट्स किसी किसी को ही मिल पाते थे. जैसे आज भी ऐसा होता है कि सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, कहीं अगर हम देखें वुमेन के पास, मेन के पास है, वुमेन के पास नहीं है, अमीरों के पास है, कुछ गरीबों के पास नहीं है. मतलब कुछ तरीके के ऐसे क्राइटेरिया होते थे पहले, उनके बेसिस पे सबको इक्वली वोटिंग राइट नहीं मिलता था, जो कि एक सही बात है. मतलब डेमोक्रेसी के साथ साथ एक और स्ट्रगल चलता था कि भाई हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए. अगर एक मेन है उसको वोटिंग राइट मिला है तो वुमेन को भी तो मिलना चाहिए ना. मतलब तभी तो वो क्या होगा, एक तरीके से पॉलिटिकली अगर वो करेक्ट होगा, राइट. अगर हम देखें, वी नो दैट द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट. साथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है पॉलिटिकल राइट किसका, वोट करने का. सबको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे. सबके वोट की एक वैल्यू है और सबको ही वोट करने का राइट मिलना चाहिए. जैसे अब हम इंडिया की बात करते हैं, हम इसी फॉर्मेट पे हैं, क्यों, क्योंकि 18+ जो भी है, चाहे वो मेन वुमेन है, अगर जेंडर की बात करें, रिलीजन की बात करें, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो भी उनको वोटिंग राइट है, राइट. अमीर गरीब कुछ नहीं है, सबको इक्वली, अगर कोई भी 18+ हो गया है तो उसको वोट कास्ट करने का राइट है. तो पहले ऐसा नहीं था और आज भी कुछ कंट्रीज है जिनमें ये स्ट्रगल देखने को मिलता है. कुछ जो होते हैं माइनॉरिटीज में होते हैं उनको जो है वोटिंग राइट नहीं मिलते, कुछ जगहों में वुमेन्स के पास जो है वोटिंग राइट नहीं है. तो पहले जो था मोनार्की चलता था, किंग रूल, और लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए डिमांड करने लगे. डेमोक्रेसी तो आई, साथ में वोटिंग राइट्स, लेकिन सबके पास नहीं आते थे, कुछ लोगों के पास आते थे. तो इसलिए इसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा लोगों को. तो दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड.
कि जो प्रिंसिपल है किसका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये जो है एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये बिल्कुल सही है हर किसी में। हाँ, एज जो है अलग अलग होती है, कुछ कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग करती हैं, हमारे यहाँ 18+ है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना वोट कास्ट करते हैं, राइट। येट देयर आर मेनी इंस्टांसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। बहुत सारी ऐसी बातें हुई है जहाँ पे जो हमारा इक्वल वोटिंग राइट है वो हमें नहीं दिया गया है, राइट। हमें इन द सेंस बहुत सारी कंट्रीज में आज भी। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से इंस्टांस हुए वर्ल्ड में जहाँ पे जो इक्वल राइट टू वोट, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा डेमोक्रेसी है उसका थर्ड फीचर जो है कि भाई सबके पास 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब हर पर्सन के पास जो है वोटिंग राइट होने चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो अगर हम लोग बात करें किस तरीके से, सबसे पहले अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वहाँ पे वुमेन के पास जो है राइट टू वोट नहीं था। हम बात करें 2015 तक, कहाँ पर सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। ओके, तो देखिए हम कितनी 2015 कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 8-9 साल पुरानी ही बात है। तब तक भी सऊदी अरेबिया में वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है। एस्टोनिया की बात करें, ठीक है, इन्होंने क्या किया, हैज मेड सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने अपने सिटीजनशिप रूल जो है वो इस तरीके से बनाए कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पे रशिया के लोग भी रहते थे पर माइनॉरिटी में, मतलब कम नंबर में रहते थे। तो रशिया के जो माइनॉरिटी में लोग यहाँ पर रहते थे, कहाँ पे, एस्टोनिया में, उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है। उनको बहुत मुश्किल हुई क्या लेने के लिए, वोटिंग राइट लेने के लिए। उन्होंने कहा भाई माइनॉरिटी में हो, आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है, आप कहाँ से आके बसे हो, हमारे देश में रशिया से आके बसे हो, तो हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। उन्होंने अपने रूल्स इस तरीके से बनाए, लेकिन इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई अपने लिए क्या, वोटिंग राइट लेने में। नेक्स्ट अगर बात करें इन फीजी, यहाँ तो हमारे ही लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। In Fiji, the electoral system is such that the vote of the indigenous Fiji, ठीक है, has more value than that of Indian Fijian, right। अब देखो हम इसमें क्या समझ रहे हैं। अब यहाँ फीजी में इंडियन फीजी कहाँ से आ गए, देखिए ये गए कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में क्या होता था स्टूडेंट्स, के ब्रिटिशर्स ना प्लांटेशन वर्क में सस्ते मजदूरों को एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ले जाते थे काम करने के लिए, सस्ती लेबर को। इसी तरीके से प्लांटेशन वर्कर के तौर पे इंडिया से बहुत सारे लोगों को फीजी में ले गए, ठीक है। अब वो लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाए वापस और वहीं बस गए, क्योंकि इतने 40-50 साल बाद अपने गांव में भी जाएंगे तो कौन पहचानेगा, तो वो वहीं के नागरिक बन गए। तो जो इंडियन फीजियन है, जो इंडिया के फीजीज हैं, जो वहाँ पे काम करने गए थे और वहीं बस गए, उनको भी वोटिंग राइट्स के लिए वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी, राइट। इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ इंडिजीनियस फीजी, जो वहाँ रहते हैं, हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फीजी। तो वहाँ पे भी जो वोट तो दे रहे हैं, लेकिन जो इंडिजीनियस, जो वहाँ के रहने वाले फीजी हैं, जो एक्चुअल के वहीं के हैं, राइट, उनके जो वोट की वैल्यू ज़्यादा है, जो इंडियन फीजी हैं उनके जो वोट की वैल्यू है वो कम है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? क्या देखा हमने, कुछ इंस्टांसेस देखे इक्वल राइट टू वोट के, जहाँ पे डिनायल था, मना किया गया था, मतलब काफ़ी टाइम तक वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जिसमें एक केस देखा हमने कहाँ का, सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे अंटिल 2015 तक वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं थे, राइट। दूसरी बात करते हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ पे ना रशियन माइनॉरिटीज़ भी रहती थी। कौन रहते थे? रशियन माइनॉरिटीज़ भी रहती थी, उनके पास भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। अगर हम लोग बहुत टाइम तक नहीं थे, बहुत मुश्किल से उनको वोटिंग राइट दिए एस्टोनिया वालों ने, राइट। फीजी की बात करें, जो जहाँ पे इंडियन फीजी थे और जो इंडिजीनियस फीजी थे, इंडिजीनियस जो वहीं के नेटिव है, वहीं के रहने वाले हैं,
उनके पास तो वोटिंग राइट्स आए, लेकिन इंडियन फिजियन के जो है वोटिंग राइट उनके पास भी है, लेकिन उनके वोट की कम वैल्यू है, राइट। फीचर 3 जो है क्या है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। और पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जितने भी सिटीजन, जितने भी एडल्ट सिटीजन उस कंट्री में रहते हैं, उन सब के पास वोटिंग राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, हर एडल्ट सिटीजन जो है, जैसे हमारी कंट्री में क्राइटेरिया 18+ का, हर एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, राइट। देखिए अब तक हम लोगों ने 3 फीचर्स पढ़े स्टूडेंट्स। 3 फीचर में पहला फीचर क्या था कि जितनी भी मेजर डिसीजन है या जो भी डिसीजन है कंट्री में, वो लोग लेंगे जिनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल, पहला हो गया। सेकंड हमने देखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, किसी भी तरीके की धांधलेबाजी नहीं होगी, सही तरीके से इलेक्शन जब होते हैं तब वो डेमोक्रेसी होती है, वो उसकी विशेषता है, राइट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड हमने देखा कि जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं, मतलब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब सबको, जितने भी एडल्ट हैं उस कंट्री में, उन सब के पास वोटिंग राइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट हमारा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, केस ऑफ जिम्बाब्वे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ जिम्बाब्वे। देखिए जिम्बाब्वे ने अटेन किया इंडिपेंडेंस कब, फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, ठीक है। देखिए जिम्बाब्वे की स्टोरी में क्या है, अगर हम लोग देखें कि जिम्बाब्वे ने जो है अपना इंडिपेंडेंस अटेन किया 1980 में। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन किया था, कब किया, 1947 में हम लोगों ने किया। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम से पहले हमारी पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। और हम लोगों को क्या लगता था, मतलब ऑब्वियसली कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी, और उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो सब लोग गए, क्योंकि सबको लगता था कि कांग्रेस पार्टी की वजह से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, जो उसमें जितने भी हमारे लीडर्स थे और उनको ही हम लोग वोट देते थे। मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत पॉपुलर थी क्योंकि उसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, राइट। फिर 1947 के बाद हमारे जब भी इलेक्शन होते थे तो मैक्सिमम टाइम क्या, शुरुआत में तो हमारी कौन सी पार्टी जीतती रही, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लोगों को बिलीव था कि जो हमें इंडिपेंडेंस दिला सकती है वो हमारे लिए आगे अच्छा ही काम करेगी, राइट। तो ये एक थॉट था। इसी तरीके से जिम्बाब्वे में भी हुआ। जिम्बाब्वे में जब 1980 में जो व्हाइट रूल से वो इंडिपेंडेंट हुए तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी जो बहुत पॉपुलर थी, जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, स्ट्रगल किया था उनको इंडिपेंडेंस दिलाने में, राइट। और वो पॉलिटिकल पार्टी थी आपकी ज़ानू पीएफ, राइट, ज़ानू पीएफ। तो सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय, तो उस टाइम के बाद अब क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि 1980 में जिस पार्टी ने स्ट्रगल में जो हेल्प की थी उसी को लोग वोट देने लगे, राइट। तो वो पार्टी थी ज़ानू पीएफ, ठीक है। मैक्सिको में हम कौन सी पार्टी पढ़ रहे हैं, पीआरआई के बारे में, और ये ज़ानू पीएफ कहाँ की, जिम्बाब्वे की पार्टी है, राइट। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, तो कौन सी पार्टी थी जहाँ जिसने जो है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट किया था, ज़ानू पीएफ, राइट। अब क्या हुआ कि वो ही जीती, ठीक है। सिंस द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, तो अब आगे जो है पार्टी जो जीत रही थी वो ज़ानू पीएफ थी, राइट। इसके जो एक लीडर थे मेन, वो थे रॉबर्ट मुगाबे, राइट। तो रॉबर्ट मुगाबे जो थे इसके मेन लीडर थे। अगर बात करें रूल द कंट्री, तो इन्होंने ही कंट्री को फिर रूल किया। अगर हम बात करें सिंस इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो ज़ानू पीएफ पार्टी के जो मेन रूलर थे, जो मेन लीडर थे, वो कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे, वो ही वहाँ पे रूल कर रहे थे क्योंकि लोगों को बिलीव था उन पे, राइट। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन जो है हमेशा हो रहे थे, और हर बार कौन सी पार्टी जीत रही थी, ज़ानू पीएफ। कौन सी पार्टी जीत रही थी, तो ज़ानू पीएफ ही वो पार्टी थी जो बार बार जीत रही थी, राइट। और उसके जो मेन लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे, राइट। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। भाई पॉपुलर तो थे, प्रेसिडेंट जो मुगाबे थे वो पॉपुलर तो थे, लेकिन वो जो है
यूज करते थे अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस को जीतने में। अरे माना कि आप फेमस हो, आपने लीडर मतलब इंडिपेंडेंस जो है वो दिलाया लोगों को, पर ऐसा नहीं है ना कि आप उनके साथ जो है, फिर फायदा क्या हुआ उस इंडिपेंडेंस का जब आप अपने देश के लोगों को अच्छे से रख पाओ, राइट। तो वो क्या करते थे, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शन में जीतने के लिए, राइट। तो अगर हम देखें ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसी अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे, ओवर द ईयर्स टाइम टू टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते रहते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर रहे, अपने काम को कम करे। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का मतलब है कि लोगों के लिए अच्छा काम करना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस होते थे उसमें जो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां कम थी, ठीक है। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, वो हर कितनी बार जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, बहुत बार चेंजेस किए टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। मुगाबी जो थे उनकी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते थे एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, भाई जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार, अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे, इस तरीके से जो चेंजेस किए जाते थे जो उनके लिए फेवर में होते थे। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी थी उनके जो वर्कर्स थे उनको हरास किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट, जितने भी लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते थे उनकी पार्टी के खिलाफ एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह जो करते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, राइट, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। There was a law that limited the right to criticize the president. Even एक ऐसा लॉ भी पास कर दिया गया कि भाई कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ठीक है, जो करेगा वो जेल जाएगा। तो इस तरीके के लॉज जो है लाए जाने लगे। तो हमने देखा कि 1980 में जब जिम्बाब्वे जो है आज़ाद हुआ था वाइट रूल से, माइनॉरिटी वाइट रूल से, तो उसके बाद वहाँ पे एक पार्टी थी जिसने उस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। तो लोगों को बिलीव था कि ये पार्टी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी होगी, और वो पार्टी थी ज़ानू पीएफ, और लोगों ने उस पर विश्वास भी किया क्योंकि उनको लगता था जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया है, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, राइट। तो उसके जो एक लीडर थे रॉबर्ट मुगाबी, तो रॉबर्ट मुगाबी जो है उन्होंने क्या किया, वो बार बार जो है फॉल्स प्रैक्टिसेस यूज करते थे, ठीक है, ताकि वो है इलेक्शंस में, मतलब वो हर बार उनकी पार्टी जो है वो ज़ानू पीएफ जीत सके। रेगुलरली इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन अगर इस तरीके से होंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, राइट, जिसमें फॉल्स प्रैक्टिसेस होंगी। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी का एक फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए भाई, किसी भी तो नहीं तो फायदा क्या है उसका। तो वो क्या करते थे, ओवर द ईयर्स क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते रहते थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा किसके फेवर में, प्रेसिडेंट। वो अपनी पावर मतलब अपनी रिस्पॉन्सिब पावर तो बढ़ा रहे हैं अपनी, पर अपनी जिम्मेदारियों को मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो कम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद जो जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, वर्कर्स थे जो उनके खिलाफ, उनको हरास किया जाता था। दूसरा अगर बात करें, जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन होते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देते, कुछ करना ही नहीं है, इलीगल डिक्लेयर कर दो, राइट। उसके बाद देयर वाज अ लॉ, इवन एक लॉ तक बना दिया कि अगर किसी ने भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया तो जेल जाएगा, राइट। तो कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर देखें और क्या किया, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब टेलीविजन एंड रेडियो, क्योंकि मीडिया जो होती है आपको पता ही है, ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ये हमारे लिए आज के टाइम पे बेस्ट है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फट पता चल जाती है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हो रहा है। तो टेलीविजन, ये जो रेडियो है, इनके थ्रू हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो उन्होंने उनको भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी कहेगी वही दिखाया जाएगा, ठीक है। टेलीविजन एंड रेडियो को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन्होंने। There were independent newspaper but the government harassed those journalists who went against it, ठीक है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी थे, बट जो गवर्नमेंट है वो हरास करती थी उन जर्नलिस्ट को जो उनके खिलाफ बोलते थे, ठीक है। उनके अगेंस्ट कोई आर्टिकल लिख दिया, चलो भाई हो गया काम खत्म। तो ये चीज़ें गलत है,
ठीक है, नहीं तो क्योंकि अगर हम बोलते हैं मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट, ताकि वो हमारी जो आवाज़ है सरकार तक और सरकार की आवाज़ हम तक पहुंचा सके, इसी तरीके से तो हमें चीज़ें पता चलती है, राइट। तो अगर देखा जाए जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर देते थे, उन पे भी उन लोगों को जो है ऑब्जेक्शन था। अगर कोई जर्नलिस्ट कोई स्पेशल होता है ना कि कोई इंडिपेंडेंटली कुछ लिख दे उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज कर दे, तो उनको लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, राइट। अब गवर्नमेंट क्या है, अब कोर्ट, अब सबसे बड़ा क्या है, कोर्ट है ना। देखिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो है, राइट, वो एग्जीक्यूटिव की अगर कुछ पॉलिसीज वगैरह खराब हो तो कुछ इंटरफेयर कर सकती है, राइट। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, जब गवर्नमेंट की मतलब कोर्ट को जजमेंट देता था कि भाई आप ऐसे गलत जा रहे हो, जुडिशरी जब कोई अपना फैसला सुनाती थी तो वो उसको भी इग्नोर कर देते थे, बल्कि वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो लॉ है, वो कानून है, राइट। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट द अगेंस्ट इट, ठीक है, और उसके भी खिलाफ चले जाते थे। कोर्ट की जो जजमेंट होती थी उसके भी वो लोग खिलाफ चले जाते थे। एंड प्रेशराइज्ड जजेस, और उनको ही जजेस को भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है ज़ानू पीएफ जो ये पार्टी थी वो सही कर रही थी या रॉबर्ट मुगाबे जो है वो सही कर रहे थे? बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे थे। He was forced out of his office in 2017। अब जो है किसी तरीके से भी 2017 में किसी तरीके से उनको जो है उनके ऑफिस से साइड कर दिया गया। और 2017 कोई बहुत पुराना टाइम पीरियड नहीं है, राइट। अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से जिम्बाब्वे का जो केस है वो चला। हमने क्या देखा, देखिए हमने देखा जो वो ज़ानू पीएफ पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा जो है फॉल्स प्रैक्टिसेस यूज़ करती थी। टेलीविज़न एंड रेडियो का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखा था। अगर जजमेंट सुनाता था कोर्ट उसको भी वो नज़रअंदाज कर देते थे। अगर कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर उनके बारे में कुछ लिखते थे, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे, तो भी उनको हैरास किया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें कहाँ हो रही थी, जिम्बाब्वे में हो रही थी। लेकिन किसी तरीके से 2017 में रॉबर्ट मुगाबे को उनके ऑफिस से साइड कर दिया गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे जो है उसने क्या शो करता है। पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर्स इज नेसेसरी, माना कि अब जो रूल हमने उनको चूज किया, जो भी वो बोल रहे हैं वो सही है क्योंकि हमने उनको, पर हर टाइम सही नहीं है, ठीक है। जिनको हमने चूज किया है वही डिसीजन ले रहे, बट ये नहीं है कि हर बार जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, राइट। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, हो सकता है कि माना कि वो जो गवर्नमेंट है उसको हमने इलेक्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती है, वो डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर जो है ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम देखें ज़ानू पीएफ क्या, सॉरी रॉबर्ट मुगाबे क्या करें, यही तो कर रहे हैं, राइट। If we wish to access a democracy, it is important to look at the elections। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इलेक्शंस को देखना, but it is equally important to look before and after the elections। बहुत ज़रूरी है हमें दोनों सिचुएशन देखना, डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले क्या सिचुएशन थी, इलेक्शन के बाद कोई चेंजेस आए या नहीं आए, अच्छे हैं बुरे हैं। अगर मान लीजिए कोई पार्टी इलेक्शन के बाद हमने देखा सही से काम नहीं कर रही, क्या करेंगे भाई, वोट करेंगे और उनको साइड करेंगे, राइट। तो बाद के और पहले के जो है वो दोनों जो है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं कंडीशन फॉर आइडल डेमोक्रेसी, ठीक है। आइडल डेमोक्रेसी की अगर बात करें, कोई भी डेमोक्रेसी जो है फुल्ली आइडल नहीं है, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेसी फुल्ली आइडल नहीं है, ठीक है। There should be sufficient room of normal political activity, including political opposition in the period before election। There should be sufficient room for normal political activity के लिए जगह होनी चाहिए। This requires that the state should respect some basic rights of the citizens। Very important। भाई ऐसा नहीं है ना
बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक राइट्स होते हैं हम लोगों के, वो तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास होना चाहिए, राइट टू वोट हमारे पास होना चाहिए। कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो हर किसी के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे शुड बी फ्री टू थिंक, भाई हम खुल के सोच सकें, खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। टू हैव टू ओपिनियंस, हमारे भी ओपिनियंस मैटर करते हैं। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, हम पब्लिक में जो है उसको एक्सप्रेस कर सके। टू फॉर्म एसोसिएशन, हम एसोसिएशन फॉर्म कर सके, कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना है वो कर सके। कुल अगर लगता है, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए गवर्नमेंट में हम मानते हैं कि मेजर डिसीजन वो लोग ले रहे हैं जिनको हमने मतलब इलेक्ट किया, लेकिन कभी कभी उनके डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। अब जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे उन डिसीजन के खिलाफ, तो गवर्नमेंट भी एक बार सोचेगी शायद हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर अच्छी सरकार होगी तो सोचेगी भाई लोग, हमने तो अच्छे के लिए किया था, माना कि उन्होंने कुछ सोचा और उन्हें लगा कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे सोसाइटी पे, अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन बाद में जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया मतलब हम सब ने मिलकर कोई मूवमेंट किया, तो उससे भी उनको सोचना चाहिए कि अगर एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वो क्या करेगी, वो सोचेगी, दोबारा उस पर विचार विमर्श करेगी कि क्या जो हमने फैसला लिया वो सही था, क्या पता वो गलत भी हो सकता है, जो लोग कह रहे हैं शायद वो भी सही हो सकता है, राइट। प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, राइट। अगर हम बात करें एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, सब जो है कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए, ये तो भाई है, हम सब जो है इक्वल, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरीवन, हम जितने भी हैं हम सब कानून की नज़र में हम इक्वल हैं। कोई जेंडर के हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होता, अमीर गरीब, हम सब जो है कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो जुडिशरी जो है हमारी वो हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ताकि वो सही से फैसले ले सके, उसके फैसलों को कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, राइट। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाय एवरीवन, जिसके जो ऑर्डर्स हैं उसको हम सब ओबे कर सकें, राइट। There are some conditions that apply to the way a government is run after the election. कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें पता होता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करेगी आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बहुत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक है, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि प्रेसिडेंट का ये रोल है, प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सोच समझ के, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई मैं इंडिया से हूँ तो मैं कहूँगी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यस दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट और सबसे खूबसूरत, मैं अगर एक चीज़ बोलूँगी बाकियों के भी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, राइट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी है। अगर कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती तो कुछ चीज़ों में चेंजेस भी लाए जाते हैं टाइम टू टाइम, राइट। अगर हम देखें देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन, कुछ तरीके होते हैं जो पता होने चाहिए कि किस तरीके से सरकार चलेगी इलेक्शंस के बाद, अपनी मनमानी नहीं करनी है, ओके। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर लाइक्स, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो कुछ भी जो उनके मन में आ रहा है वो नहीं कर रही है, कोई भी डिसीजन होगा बहुत ज़्यादा विचार, देखिए सरकार पूरे देश की है, सारे देश के लिए काम कर रही है, हम लोगों ने उनको इलेक्ट करके भेजा, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि, मैं तो ये कहूँगी डेमोक्रेटिक ही नहीं सभी गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कि वो जो है कोई भी डिसीज़न हो बिल्कुल सोच समझ के ले, ठीक है, सही तरीके से काम करे, लोगों के लिए, लोगों ने हमने चुन के भेजा ना तो हमारे लिए काम करे तो अच्छे से काम करे, राइट। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स को, तो इसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन करने का एक फ्रीडम हमारे पास होना चाहिए, राइट। अगर राइट टू वोट होना चाहिए सबके पास, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं एटलीस्ट वो तो हमारे पास होना ही चाहिए। देखिए
फीचर 4 क्या कहता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। वो लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमारी जो रूल बुक है, ठीक है, हमारी जो रूल बुक है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है रूल्स विद इन द लिमिट, अपनी लिमिट्स में काम करे, उसको पता है ये नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है, ये हमारी रूल बुक है, इसी रूल के दायरे में हमें रहकर काम करना है, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। और जो हमारे नागरिक अधिकार होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना भी, हमारी डिग्निटी को मेंटेन करना भी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज, ठीक है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेजर डिसीजन है, कोई पॉलिसी आ रही है, वुमेन के लिए आ रही है या किसी की सेक्शन के लिए भी आ रही है, तो ऐसा नहीं कुछ भी बिना सोचे समझे हाँ लॉ पास हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है या कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही वो की जाती है, ठीक है। तो फोर्थ फीचर हमने क्या देखा? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपनी लिमिट्स में काम करती है, और वो लिमिट्स कौन सेट करे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है, और वो सिटीजन्स के राइट्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट करती है, राइट। तो हमने 4 फीचर्स देखे हमारी डेमोक्रेसी के। पहला फीचर क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें जितने भी मेजर डिसीजन हैं वो उन लोगों के द्वारा लिए जाते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल, राइट, हम लोगों के द्वारा। सेकंड क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, सही तरीके से इलेक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड हमने क्या देखा? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कहने का मतलब है कि सबके पास जो है वोटिंग राइट होने चाहिए, जो भी एडल्ट हैं 18+ हैं, वो उनका पॉलिटिकल राइट है कि उसको जो है वोट करने का राइट मिले, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो फोर्थ फीचर है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो ही होती है जो रूल से बाइंड होती है, विद इन द रूल और लिमिट्स में काम करती है, जो कहाँ दिए हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है हमारे, एंड सिटीजन राइट्स के लिए उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं, हमारी डिग्निटी को मेंटेन करना, वो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Every office bearer has certain right and responsibility assigned by the constitution and the law। तो जितने भी ऑफिस बियरर हैं, देखिए प्रेसिडेंट है, उनको पता है, ऑफिस बियरर मतलब जो ऑफिस में कौन है, जैसे प्रेसिडेंट, उनको पता है उनका काम क्या है, पूरे तरीके से पता है उन्हें, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, अगर कोई जल मंत्री हैं तो उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तो उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सब जो है वो उन्हें पता है। ईच ऑफ these is accountable not only to the people but also to the other independent officials। ये सब हमारे लिए जिम्मेदार हैं, राइट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इनके हाथों में है, ठीक है। अब देखिए समरी डेफिनेशन देखते हैं। समरी डेफिनेशन क्या कहती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे हम समरी डेफिनेशन को। क्या कहती है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजन। अभी हमने देखा कि जितने भी डिसीजन है, मेजर डिसीजन, वो कौन हो लेगा? जिसको हमने इलेक्ट किया है, राइट। और ऐसा नहीं है, जैसे हमने कहाँ देखा था, पाकिस्तान के केस में देखा था, जो जनरल परवेज मुशर्रफ जी जो हैं, वो जो है 1999 में जो है उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया था और वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, और सारे डिसीजन जो है वो ले रहे थे। कौन ले रहे थे? जनरल परवेज मुशर्रफ। तो उस टाइम की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो रूलर्स के जो, और क्योंकि सारे मेजर डिसीजन कौन ले रहे थे? मिस्टर मुशर्रफ जी ले रहे थे, तो अगर हम लोग कहेंगे वो डेमोक्रेटिक नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो
अगर देखा जाए तो एक तो पहले उन्होंने तख्ता पलट किया, फिर अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाया, फिर प्रेसिडेंट कहलाया, तो जो भी कर रहे थे जोर ज़बरदस्ती के जोर पे हो रहा था, राइट। तो अगर हम बोले कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द डिसीजन, जिनको हमने चूज़ किया वो ही मेजर पॉलिसी बनाए आफ्टर अच्छे से कंसल्ट करके, ठीक है। कोई भी डिसीजन जो है वो एकदम से नहीं लिया जाता है। वैसे भी डेमोक्रेसी का एक रूल है कि जितने भी डिसीजन होते हैं बहुत सोच समझ के ही लिए जाते हैं, राइट। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस, फेयर चॉइस होनी चाहिए, हमने देखा था। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। चॉइस की अगर हम बात करें, हमने कहाँ का देखा था, चाइना का एग्जाम्पल देखा था हमने, राइट। तो चाइना में क्या होता था कि चाइना में एक ही पार्टी रूल कर रही है, लोगों के पास चॉइस का 8 माइनर पार्टीज है जिनका वो भी उसके साथ ही अलाइड है। किसके साथ अलाइड है? हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे। तो इस तरीके से उन लोगों के पास चॉइस नहीं है, राइट। एंड फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, राइट। पीपल्स के पास जो है फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे हमने कहाँ देखा था, जो मैक्सिको में PRI पार्टी थी, राइट। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल एंड ऑन इक्वल बेसिस। सबके पास बराबर तरीके से जो है अधिकार होना चाहिए। एंड द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइसेस लेट्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो बेसिक रूल्स हैं उनको जो है आगे उसको उनके अकॉर्डिंग ही उसको काम करने की ज़रूरत है, जो किस में दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, राइट। और भाई बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सरकार की। तो विद दिस हमारी जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर, एंड हमारा जो अपना चैनल है www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स के साथ हम डील करते हैं। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। हम डील करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के साथ। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.